आनुवांशिकी जो है ना बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर आपको समझ में आ गया बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत सरल टॉपिक भी है। इससे प्रश्न भी आता है परीक्षा के अंदर, छोटे भी आते हैं बड़े भी आते हैं। इसमें कुछ नए नए शब्द आएंगे, उन शब्दों को आपको दिमाग में उतारना है, मन में उतारना है, पूरा पाठ सरल लगेगा। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर सजीवों के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न लक्षणों और विभिन्न कामों का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को आनुवांशिकी कहते हैं। आनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर सजीवों के अंदर पाए जाने वाले लक्षण, जो भी लक्षण हमारे अंदर पाए जाते हैं सजीवों में, और उनमें क्या क्या विभिन्नताएं पाई जाती है, इन सब का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंदर किया जाता है, उस शाखा को हम आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बैटसन ने, किसने किया था? बैटसन ने 1905 में किया था। और इस शब्द की उत्पत्ति जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द जीन से हुई है। किस भाषा से? जीन से इसकी उत्पत्ति हुई है और जीन से बना है जेनेटिक्स। सजीवों में लैंगिक जनन की क्रिया के समय युग्मकों द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षणों का संचरण होता है उसका अध्ययन अपन इसमें करेंगे। इन लक्षणों को, जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उन लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उन लक्षणों को क्या कहते हैं? आनुवांशिक लक्षण। आनुवांशिक लक्षण। जो भी लक्षण माता या पिता से संतति में प्राप्त होते हैं उन लक्षणों को क्या कहते हैं? आनुवांशिक लक्षण। ये जो लक्षण आनुवांशिक लक्षण, इन लक्षणों का ही पेरेंट्स पीढ़ी, जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में जाना, जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी, संतति यानी जो नई पीढ़ी प्राप्त होगी उसके अंदर लक्षणों का जाना वंशागति या आनुवांशिकता कहलाता है। और वंशागति को या आनुवांशिकता को हेरिडिटी कहते हैं। और हेरिडिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? स्पेंसर ने 1863 में। किसने किया था? स्पेंसर एक वैज्ञानिक था, इसने कब किया था? और लैंगिक जनन के दौरान, जब लैंगिक जनन होता है उसके दौरान जीन विनिमय होता है, क्रॉसिंग ओवर, जीनों का आदान प्रदान होता है, उस समय ये लक्षण या विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। और इसी के कारण एक ही जाति के संतति पीढ़ी के जो संतानें प्राप्त होती है उसमें जनक तो एक ही होते हैं, माता पिता एक ही है, फिर भी उनके लक्षणों में विभिन्नताएं होती है ना। तो ये इसी क्रॉसिंग ओवर में जीन विनिमय के आदान प्रदान के कारण होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पुरुष और माता और पिता के जो संतान उत्पन्न हुई, उन संतान के 2 हाथ है, 2 पैर है, आँख है, कान है, नाक है, सब है, तो वो तो होगी समानताएं। वो क्या होगी? समानताएं। इसके अलावा कुछ विशेष गुण, इंटरनल गुण भी आएंगे, वो भी होगी समानताएं। और कुछ विभिन्नताएं भी होगी। जैसे मान लो माता पिता लंबे हैं, संतति उसके बोनी हो सकती है, या वो बोने हैं तो वो छोटे हो सकते हैं, गोरे हैं तो काले हो सकते हैं, ये विभिन्नताएं भी हो गई। तो समानताएं और विभिन्नताएं ये रिप्रोडक्शन के दौरान यानी जनन के दौरान जो युग्मक बनते हैं उस समय क्रॉसिंग ओवर होता है, जीन विनिमय, जीनों का आदान प्रदान, उस दौरान ये विभिन्नताएं उत्पन्न होती है और समानताएं भी उसी दौरान उत्पन्न होती है। जेनेटिक जो आनुवांशिक है इसका जनक कहा जाता है मेंडल को, ग्रेगर जॉन मेंडल, इनको इसका जनक कहा जाता है। इसके बारे में सबसे पहले सामान्य परिचय अपन इसका पढ़ लेते हैं। जो मेंडलवाद के नाम से जाना जाता है, मेंडल के नियमों को किस नाम से जानते हैं? मेंडलवाद। और मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल था। नाम लिख देता हूँ, मेंडल, ग्रेगर जॉन
मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका जन्म कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 में इनका जन्म हुआ था। ऑस्ट्रिया में। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया, यूरोप में। ऑस्ट्रिया कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया अलग है और ऑस्ट्रिया अलग है। ऑस्ट्रिया कहाँ है? यूरोप में। हेंजनडोर्फ प्रांत में इनका जन्म हुआ था। सिलिसियन गांव में ये। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 6 जनवरी 1884 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये तो हो गया मेंडल का सामान्य परिचय। सर, इनका पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 को जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया के हेंजनडोर्फ प्रांत में और सिलिसियन गांव में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1884 में। इनको आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, द फादर ऑफ जेनेटिक्स। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है आनुवांशिकी का जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स। इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये क्या थे? एक चर्च में पादरी थे और इन्होंने उसी चर्च के अंदर जो चर्च का बगीचा था उसमें मटर के पौधों पर विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए थे और उन्हीं प्रयोगों के आधार पर इन्होंने अपने मेंडलवाद का नियम दिया। चर्च के गार्डन में इन्होंने मटर के पौधों पर लगभग 7 वर्षों तक प्रयोग किया। कितने सालों तक? 7 वर्षों तक प्रयोग किया और उसमें 7 वर्ष तक अलग अलग जो मटर का पौधा होता है ना, उसकी उम्र 1 साल ही होती है, 1 वर्षीय पादप होता है। तो 7 साल तक उन्होंने उसी के आधार पर प्रयोग किया। जैसे पहले जनक पीढ़ी उगाई, उससे F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी, इस तरह से 7 वर्षों तक उन्होंने 7 बार उन पौधों को, मटर के पौधों पर नई नई फसल उगा करके उस पे सारे अलग अलग लक्षणों का अध्ययन किया और फिर उसके बाद में उन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाई और इस तरह से उन्होंने मेंडलवाद को बनाया। और इन प्रयोगों के निष्कर्ष को 1865 में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये सोसाइटी का नाम है ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। इस सोसाइटी ने 1856 में अपनी वार्षिकी मतलब वो सोसाइटी पूरे साल में एक बार अपनी एक पत्रिका छापती थी, किताब छापती थी। उसमें इन्होंने उसकी पूरी रिपोर्ट को, मेंडल की पूरी रिपोर्ट को उन्होंने छापा। पर इस शीर्षक से उसने ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ने अपनी वार्षिकी में इनकी इस पूरी रिपोर्ट को छापा। किस रिपोर्ट को? जो इन्होंने मटर के प्रयोग पर, मटर के पौधे के प्रयोग पर इन्होंने जो रिसर्च किया था, जो शोध किया था, उस पूरे शोध पत्र को इस नाम से उन्होंने अपनी किताब में छापा। मेंडल ने जो मटर के पौधों पर प्रयोग किए, जिन्हें अपन मेंडलवाद के नाम से जानते हैं, उनकी सफलता के कारण क्या थे? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेंडल की सफलता के कारण। मेंडल अपने प्रयोगों में क्यों सफल हुआ? उसकी सफलता का पहला कारण तो ये था, मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण का अध्ययन किया। एक समय में 7 साल तक उसने अध्ययन किया ना, पहली बार जो फसल उगाई एक ही लक्षण पर उसने ध्यान केंद्रित किया। उसमें क्या परिवर्तन होता है बड़े गौर से एक ही लक्षण का अध्ययन किया। ज्यादा कचरा शामिल नहीं किया उन्होंने। अगर ज्यादा करता तो शायद उसके सारा गड़बड़ हो जाता मामला। इसलिए 7 सालों तक उसने हर साल एक एक लक्षण का अध्ययन किया, स्टेप बाय स्टेप, इसलिए उसको सफलता मिली। समझ गए? तो पहला कारण क्या हुआ सफलता का? कि एक समय में एक ही लक्षण का
अध्ययन किया। ये सफलता का पहला कारण था कि मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण का अध्ययन किया। और दूसरा कारण क्या था? मेंडल ने अपने सभी आंकड़ों का सांख्यिकी विश्लेषण किया। मेंडल ने अपने सभी आंकड़ों का सांख्यिकी विश्लेषण सांख्यिकी विश्लेषण यानी गणितीय रूप से उसका संख्यात्मक रूप से उसका विश्लेषण किया कि कितने पौधे उगाए, उसमें से कितने लक्षणों में परिवर्तन हुआ, कितने लंबे हुए, कितने बोने हुए, कितने हरे हुए, कितने पीले हुए, कितने जीविकार हुए, कितने जो भी लक्षण थे उसका बिल्कुल सारणीबद्ध रूप से व्यवस्थित रूप से उसने उसका आंकड़ों के रूप में अध्ययन किया। सबसे मुख्य कारण जो इसका था वो ये था कि उसने जिस पादप को चुना था वो सबसे बेहतर पादप था लक्षणों का अध्ययन करने के लिए। मटर के पौधे को उसने चुना था, मटर के पौधे को चुना और मटर का पौधा बाकी पौधों में लक्षणों का अध्ययन करने के लिए बहुत आसान था, इसलिए उसने सफलता का मुख्य कारण मटर के पौधे का होना ही होता है। और उसके फायदे क्या क्या हुए, मटर के पौधे का चयन उसने क्यों किया, इसके भी कारण है। अब अगला जो कारण है, मेन सफलता का कारण यही था, तो मटर के पौधे का चयन क्यों किया उसने। सबसे पहला कारण तो ये है कि वो 1 वर्षीय पौधा होता है, 1 वर्षीय होता है। मटर का पौधा जो होता है वो 1 वर्ष में अपना पूरा मतलब फूल से लेकर के फल तक प्राप्त होना उसका पूरा 1 ही वर्ष में संपूर्ण हो जाता है। उसका अध्ययन करना उसके लिए आसान था। अगर वो 2 वर्षीय पादप लेता तो शायद उसके गुणों का अध्ययन करने के लिए बहुत टाइम लग जाता। तो उसने 7 साल तक प्रयोग किया, मतलब मटर की फसल उसने 7 बार उगाई और 7 बार अलग अलग गुणों का अध्ययन किया। तो सबसे पहला कारण तो था कि उसमें समय कम लगेगा, 1 वर्षीय पौधा था। पहली सफलता का कारण तो ये था। दूसरा कारण क्या था सफलता का, ये द्विलिंगी पुष्प होने के कारण, द्विलिंगी पुष्प होने के कारण स्वपरागण या देखो दूसरा इसकी मटर के पौधे को चयन करने का कारण ये था कि मटर का पौधा जो होता है वो द्विलिंगी पुष्प होता है उसका, मतलब उसमें नर जन्नांग और मादा जन्नांग स्पष्ट होते हैं, इसलिए उसमें स्वपरागण कर सकते हैं। उससे उसके समयुग्मजी का पता चल जाता है कि समान कौन है और असमान कौन है, और इसी के कारण उससे शुद्ध वंश क्रम प्राप्त होगा, शुद्ध वंश क्रम प्राप्त होगा, इसलिए उसने मटर के पौधे को चुना। यह था इसका दूसरा कारण। और तीसरा कारण इसका क्या था, विपुंसन विधि द्वारा, विपुंसन विधि द्वारा कृत्रिम परागण करवा सकते हैं। मटर के पौधे में विपुंसन विधि द्वारा यानी उसके जो नर जन्नांग और मादा जन्नांग उसमें जो पुष्प में होते हैं उसके पराग कणों को एक जगह से दूसरी जगह पे कृत्रिम विधि से भी पहुंचा सकते हैं, कृत्रिम विधि से भी पहुंचा सकते हैं। प्रकृति के भरोसे नहीं रहना पड़ता, प्रकृति से भी होता है, लेकिन इसमें कृत्रिम परागण अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें अपन परागण करा सकते हैं। अपन जिस गुण का अध्ययन कर रहे हैं उसी गुण का परागण उसमें करवा के अपन उसमें देख सकते हैं आगे क्या होगा। चौथा कारण इसका था कि इसमें विपर्यासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं, विपर्यासी लक्षणों के जोड़े। विपर्यासी लक्षणों के यानी जैसे मटर के पौधे के अंदर लंबेपन का गुण और बोनेपन का गुण, पुष्प का रंग बैंगनी और सफेद, बीज का रंग पीला और हरा, बीज की आकृति गोल या झुर्रीदार, फली हरी या पीली, पुष्प की स्थिति कक्षीय या अग्रस्त, ऐसे इसके ये विपर्यासी लक्षण होते हैं, मतलब 2-2 गुणों के जोड़े होते हैं। इस आधार पर उन दोनों गुणों का अध्ययन करना आसान था, इसलिए उसने मटर के पौधे को
चुना। तो ये मुख्य कारण ये था मटर के पौधे को चुनने का। पहला कारण तो था कि पौधा 1 वर्षीय होता है आसानी से, और दूसरा द्विलिंगी पुष्प है, इसलिए इसके ऊपर स्वपरागण भी करवा सकते हैं। स्वपरागण यानी अपने आप प्रकृति के द्वारा परागण होता है। तीसरा, इसमें कृत्रिम परागण भी करा सकते हैं। और चौथा, इसके लक्षण भी प्रयासी होते हैं, इसलिए इसके अध्ययन करने में आसानी होती है। तो ये मुख्य कारण थे, 4 कारण मटर के पौधे को लेने के, तो यही इसकी सफलता के कारण थे। अब इसके बाद में जब अपन आनुवंशिकी पढ़ेंगे तो इसमें कुछ नए शब्द आते हैं जो अपने लिए आगे अपन ने कभी नहीं पढ़े, लेकिन इस बार नए आएंगे, आनुवंशिकी में आते हैं। उन शब्दों के बारे में अपन सामान्य जानेंगे तो आपको ये आनुवंशिकी पूरी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। चलो एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं, मेंडलवाद की पुनर्खोज। मेंडलवाद की पुनर्खोज। मेंडल के आनुवंशिकी के नियम लगभग 35 वर्ष तक उपेक्षित रहे। 35 वर्ष तक कैसे रहे? उपेक्षित मतलब किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। वो ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में उसकी वो रिपोर्ट छपी थी। अब उस जमाने में इतना प्रचार के साधन थे नहीं, जो बड़े बड़े पैसों वाले लोग थे उन रिपोर्टों को पढ़ते थे, हमारे जैसे आम आदमी को उससे कोई लेना देना नहीं था। तो इनकी ये खोजें जो थी 35 साल तक इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। बाद में हॉलैंड के ह्यूगो डी ब्रिज, हॉलैंड के ह्यूगो डी ब्रिज और जर्मनी के कार्ल कोरेंस और ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमेट, इन तीनों ने देखो 35 वर्ष तक तो मेंडल के जो उन्होंने खोज की कोई उस पर तवज्जो नहीं दिया गया, उपेक्षित रहे, कोई वैल्यू नहीं थी। बाद में ये तीनों अलग अलग देश है, हॉलैंड के ह्यूगो डी ब्रिज, जर्मनी के कार्ल कोरेंस और ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमेट, इन तीनों ने अलग अलग समय में मेंडलवाद की यानी आनुवंशिकता की अलग अलग अपनी अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत की। तब जाके लोगों को पता चला कि ओ ये चीज तो मेंडल ने 35 वर्ष पहले बता दी थी। इसलिए आनुवंशिकता का जनक मेंडल को कहा जाता है। उनके प्रयोगों को ये भले उनके प्रयोग से अनजान थे या देखे होंगे, अलग अलग देशों के हैं, लेकिन इन्होंने इस मेंडलवाद की खोज को पुनर्जीवित किया, उनको नया जीवन दिया और मेंडल को एक नया परिचय मिला। आनुवंशिकी शब्दावली, वैसे ये शब्दावली भारी नहीं है, आप इसको आराम से अगर सोचोगे ना तो बिल्कुल सिंपल है, कोई भारी नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगोगे, नाम के अंदर ही आपको उसका अर्थ मिल जाएगा। तो सबसे पहला जो इसमें आ रहा है वो है जीन। सबसे पहला जो आ रहा है वो है जीन। जीन वो कारक है जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है या निर्धारित करता है। जितने भी हमारे अंदर या जीव जंतुओं के अंदर जो गुण पाए जाते हैं, लक्षण, वो सारे लक्षणों के अलग अलग जीन होते हैं, अलग अलग जीन होते हैं। जीन क्या करता है? जीन वह कारक है जो किसी लक्षण को निर्धारित करता है या नियंत्रित करता है। उसके बाद आता है युग्म विकल्पी। उसके बाद क्या आता है? युग्म विकल्पी। किसी एक लक्षण की या एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले, उनको तो हमने पढ़ लिया, जीन एक लक्षण को नियंत्रित करता है और उन लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए विपर्यासी स्वरूप होते हैं। विपर्यासी स्वरूप, उनको युग्म विकल्पी कहते हैं। कैसे? जैसे लक्षण है लंबापन का, लंबापन, लंबेपन के लक्षण को अपन लिखते हैं कैपिटल टी, और बौनेपन का जो लक्षण होता है बौनेपन, उसको लिखते हैं स्मॉल टी। तो लक्षण तो एक ही है लंबाई का, लक्षण कौन सा एक ही है? लंबाई का। अब लंबाई के अंदर दो युग्म विकल्पी हो गई, कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो ये विपर्यासी लक्षण हो गए। अपन ने मेंडलवाद में पढ़ा था विपर्यासी लक्षण। ये विपर्यासी लक्षण मतलब
मेन लक्षण तो एक ही है लंबाई का, लेकिन उसके अंदर दो लक्षण आगे कौन से, लंबेपन का टी और बोनेपन का स्मॉल टी, तो ये हो गए, इनको कहते हैं युग्म विकल्पी। समझ गए? तो जीन क्या था, एक किसी जीन वह कारक है जो एक लक्षण को निर्धारित करता है, और उन लक्षणों के युग्म विकल्पी होते हैं जो विपर्यासी स्वरूपों में पाए जाते हैं, जैसे कैपिटल टी यानी लंबा और स्मॉल टी यानी बौना। समझ गए? सम युग्मजी, और चौथा होता है विषम युग्मजी। ये दोनों मैं आपको एक साथ समझाता हूँ। सम युग्मजी और विषम युग्मजी कैसे होता है, एक साथ समझो। सम, ये जो युग्म विकल्पी है टी और टी, यदि किसी पौधे में दोनों ये ऐसे पाए जाते हैं तो ये कैसा हो गया, या दोनों ऐसे पाए जाते हैं तो ये क्या हो गया, सम युग्मजी। यानी किसी पौधे के अंदर अगर उसकी युग्म विकल्पी, दोनों युग्म विकल्पी समान है तो सम युग्मजी, चाहे वो बोने हो या लंबे हो, और यदि वो अलग अलग है तो हो जाएगा विषम। जैसे एक ये है और एक ये है तो ये क्या हो गया, विषम युग्मजी। तो सम युग्मजी और विषम युग्मजी समझ में आ गया। अब तीनों को कनेक्ट करके देखो, ये जीन निर्धारित करने वाला कारक, इसमें युग्म विकल्पी स्मॉल टी कैपिटल टी, सम युग्मजी अगर दोनों गुण कैपिटल टी या स्मॉल टी है तो सम युग्मजी और विषम युग्मजी में अगर अलग अलग है तो। अब इसके अगला पांचवा लक्षण प्ररूप। पांचवा क्या है, लक्षण प्ररूप। लक्षण प्ररूप वो होते हैं जो किसी पादप में बाहर से दिखाई देते हैं, बाहर से दिखाई देते हैं, वो उसे उसके लक्षण प्ररूप होते हैं। जैसे किसी के अंदर लंबेपन का गुण है तो उसका लक्षण प्ररूप हो जाएगा ये लंबेपन का कैपिटल टी और दोनों कैपिटल टी, और ये भी लंबेपन का गुण है, ये भी अगर ऐसा होगा तो वो लंबा ही दिखेगा, ये लंबेपन का गुण है तो ये इसका क्या कहलाएगा, लक्षण प्ररूप। ये क्या कहलाएगा, लक्षण प्ररूप। अब इससे और आगे इसको लक्षण प्ररूप को और आगे बढ़ा करके हमने बना दिया जीन प्ररूप। जीन प्ररूप, लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप में फर्क देखना, क्या फर्क है। जीन प्ररूप जो होता है वो उसके आनुवांशिक रचना को दिखाता है। जीन प्ररूप क्या दिखाता है, आनुवांशिक रचना को। जैसे जीन प्ररूप में मैंने यही वापस लिख दिया, इसमें कोई फर्क नहीं है, फर्क यहाँ समझो। लक्षण प्ररूप में हमने लिखा कैपिटल टी और दोनों कैपिटल टी, और इसमें एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। इसका मतलब हुआ कि लक्षण प्ररूप के रूप से यह भी पौधा लंबा है और यह भी पौधा लंबा है, लेकिन उसकी आनुवांशिक संरचना के आधार पर अगर देखें जीन प्ररूप इसका देखें, इसका जीन प्ररूप दोनों कैपिटल टी है, इसका मतलब यह है शुद्ध लंबा। ये कैसा है, शुद्ध लंबा, और ये जो है वो है अशुद्ध लंबा। तो लक्षण प्ररूप के अंदर सिर्फ लंबेपन को ही देखते हैं, बाह्य प्रतीति जो बाहर से दिख रहा है वो उसका लक्षण प्ररूप। जीन प्ररूप बाहर से नहीं दिखेगा, बाहर से जीन प्ररूप नहीं दिखेगा। बाहर से क्या दिखेगा, लंबेपन का गुण कैपिटल टी दोनों है तो भी लंबा, और अगर उसके अंदर बोलेपन का गुण है लेकिन बाहर से तो दिख नहीं रहा है वो, तो उसका जीन चेक करेंगे तब पता चलेगा। लक्षण प्ररूप जो बाह्य प्रतीति के लक्षण है वो, और जब उसकी जीन संरचना पढ़ेंगे, आनुवांशिक रचना पढ़ेंगे तो उसका जीन प्ररूप जो कैपिटल टी है वो हो जाएगा शुद्ध लंबा, और ये कैपिटल और एक स्मॉल टी है तो वो कैसा हो जाएगा, अशुद्ध लंबा। समझ गए? इन दोनों शब्दों में फर्क समझ में आया? जब उसको एक साथ ऐसे दिमाग में रख के पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा, बिल्कुल सरल है। अब देखो इधर देखो, दो लक्षण एक साथ में समझने में आसान रहेगी। अब सातवां क्या है, प्रभावी लक्षण, प्रभावी लक्षण, और आठवां है अप्रभावी लक्षण। ये कैसे, मैं दोनों समझा देता हूँ आपको। जैसे आपने एक जनक पीढ़ी का संकरण करवाया और उससे नई संतति पीढ़ी प्राप्त की, F1 पीढ़ी, जो नई पीढ़ी प्राप्त होगी वो होगी F1 पीढ़ी, और उसमें सारे पौधे आपको लंबे दिखाई दे रहे हैं, लंबे
दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनका जीन प्ररूप मान लो ऐसा है, जीन प्ररूप ऐसा है, सारे पौधे लंबे। तो ये तो हो गए उसके प्रभावी लक्षण। कौन से जो आगे होता है वो उसका प्रभावी लक्षण है, सारे पौधे लंबे हो गए। तो जो लंबापन दिख रहा है वो उसका कौन सा है, प्रभावी लक्षण। और इसी पीढ़ी के अंदर, इसी F1 पीढ़ी के अंदर ये लंबापन, ये शुद्ध लंबा। अब देखो इसमें ये स्मॉल टी भी साथ में, यानी बोलनेपन का गुण है लेकिन वो दिख नहीं रहा है। बोलनेपन का गुण है लेकिन वो दिख नहीं रहा है। ये इसका होगा अप्रभावी लक्षण। ये लक्षण अगली पीढ़ी में दिख भी सकता है या अगली पीढ़ी में समाप्त भी हो सकता है। तो अप्रभावी लक्षण उस जीव में होते हैं, सजीवों में होते हैं लेकिन दिखते नहीं है, वो तो है अप्रभावी। और जो दिख रहे हैं वो है प्रभावी लक्षण। 9, 10, 11, 12 एक संकर क्या है, संकरण। एक संकर संकरण। उसके बाद में है संकर संकरण। फिर है संकर संकरण। फिर है बहु संकर संकरण। इनमें से आप एक भी परिभाषा याद कर ली तो चारों एक साथ में याद हो जाएगी। वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन। वह संकरण जिसमें एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाए तो एक संकर संकरण। अगर दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाए तो द्विसंकर संकरण। अगर 3 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाए तो त्रिसंकर संकरण। और अगर 3 से अधिक अनेक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाए तो बहुसंकर संकरण। याद हो गई, सिंपल है। 13 नंबर है परीक्षण संकरण, टेस्ट क्रॉस। परीक्षण संकरण F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधे का संकरण जनक पीढ़ी के अप्रभावी लक्षण से करते हैं। F1 पीढ़ी का संकरण जनक के अप्रभावी लक्षण के साथ में कराया जाए तो ये होगा परीक्षण संकरण, यानी क्रॉस, टेस्ट क्रॉस। F1 पीढ़ी में जो अपने को प्राप्त हुआ उसका संकरण करवाना है अप्रभावी लक्षण के साथ में, जनक की अप्रभावी लक्षण के साथ में। उसके बाद में आगे आएगा संकर पूर्वज। क्या है, संकर पूर्वज या पक्ष। कैसे, जैसे देखो ये जनक पीढ़ी है, ये मान लो जनक पीढ़ी है, एग्जाम्पल समझा रहा हूं। इससे नई पीढ़ी प्राप्त हुई, ये नई पीढ़ी प्राप्त हुई, नई पीढ़ी, ये दोनों खत्म, नई पीढ़ी ये आगे। तो ये बीज तो उग गए, उगने के बाद में सारे बीज ये हो गए। अब इन बीजों का, यानी ये F1 पीढ़ी का, F1 पीढ़ी का या तो इसके साथ में या इसके साथ में वापस नए बीज लेकर के संकरण करवाना संकर पूर्वज संकरण या पच संकरण कहलाता है। पूर्वज कैसे, इसके पूर्वज कौन है, ये है नहीं। और पक्ष मतलब पीछे की ओर, यानी ये नए पौधे तो ये प्राप्त हो गए, इन पौधों का वापस पिछली पीढ़ी के साथ में संकरण करवाना संकर पूर्वज या पच संकरण कहलाता है। देखो 15वां है व्युत्क्रम संकरण। व्युत्क्रम संकरण कैसे, व्युत्क्रम संकरण यानी अपन ने एक बार, मान लो अपन ने ये पौधे लिए, पहली बार में इसको नर जनक माना और इसको मादा जननांग के रूप में माना और उसका अध्ययन किया, और दूसरी बार इन्हीं को, इसको माना मादा और इसको माना नर। तो ये व्युत्क्रम हो गया।
इस प्रकार से जो अपन नई पीढ़ी में संकरण प्राप्त करेंगे वो होगा व्युत्क्रम संकरण, यानी जो हमने जिन गुणों का अपन ने अध्ययन किया उस पौधे में पहली बार कैपिटल टी को नर और स्मॉल टी को मादा माना, तो उसी का अगली बार जब अध्ययन करेंगे तो कैपिटल टी के मादा लक्षणों का और स्मॉल टी के नर लक्षणों का अध्ययन करेंगे। तो ये हो गया व्युत्क्रम संकरण अध्ययन। समझ गए? 16वां जनक पीढ़ी, 17वां F1 पीढ़ी और 18वां F2 पीढ़ी। ये एक साथ में कैसे? सबसे पहले अपन जिन पौधों को उगाते हैं उनको कहते हैं जनक पीढ़ी। जैसे मेंडल ने मटर के पौधों को उगाया, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों को उगाया, तो ये हो गई इसकी क्या हो गई? जनक पीढ़ी। इस पीढ़ी से जब ये बीज तो सारे उग गए, नई फसल प्राप्त हुई, नए बीज मिले, नए पादप मिले, जो नए इससे जो फसल प्राप्त हुई उसको अपन कहेंगे F1 पीढ़ी। उसको क्या कहेंगे? F1 पीढ़ी। और F1 पीढ़ी के सारे बीजों को अपन वापस उगाएंगे और फिर जो नई पीढ़ी प्राप्त होगी F1 पीढ़ी को उगा के जो प्राप्त होगी वो होगी F2 पीढ़ी। तो ये थी जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी से जो प्राप्त हुआ वो था F1 पीढ़ी और F1 पीढ़ी से जो प्राप्त हुआ वो हुआ F2 पीढ़ी। समझ गए? अब आगे एक संकर अनुपात और दूसरा है द्विसंकर। एक संकर अनुपात और द्विसंकर अनुपात सिंपल है। कैसे? नाम में लिखा हुआ है कि एक संकर संकरण से जो हमको पीढ़ी प्राप्त हुई, उन पीढ़ी के जो नए पौधे प्राप्त हुए उसका जो एक ही गुणों के आधार पर उसको विश्लेषण किया और उससे जो अनुपात निकाला वो अनुपात होगा एक संकर संकरण। द्विसंकर यानी दो गुणों के आधार पर हमने उसको नई पीढ़ी प्राप्त की और उसका अध्ययन किया और उसका जो अनुपात निकाला वो होगा द्विसंकर संकरण अनुपात। समझ गए? और ये तो होगी मुख्य शब्दावली जो अपने आनुवांशिकी में काम आएगी। इससे आगे अपन कल बढ़ेंगे। ठीक है?